यह दिन गंगाराम के लिए बेहद खास था। उसकी बेटी वैदेही का विवाह, जिसे उसने वर्षों से संजोग कर रखा था, लेकिन वहीं एक साया मंडरा रहा था, जमींदार मोहर सिंह का कर्ज। आज मेरी बेटी का सबसे बड़ा दिन है और मैं उसे खुशी से विदा करना चाहता हूँ, लेकिन ये कर्ज मोहर सिंह कहीं सब कुछ बर्बाद न कर दे। गंगाराम काका, बारात आ गई है। आज तुझे दुल्हन बनते देख मेरे सारे सपने पूरे हो गए। पिताजी, ये सब आपके त्याग और मेहनत का परिणाम है। इसके बिना ये सब मुमकिन नहीं था। तभी बाहर शोर होता है। गांव का जमींदार मोहर सिंह अपने आदमियों के साथ आता है। गंगाराम, कहाँ है तू? बारात बुलाने से पहले मेरा कर चुका। गंगाराम डरते हुए बाहर आता है। मोहर सिंह जी, मैं कर चुका दूंगा, थोड़ा वक्त और दे दीजिए। आज मेरी बेटी की शादी है। अरे, जब पैसा नहीं था तो शादी में इतनी धूमधाम क्यों? मुझे मेरा पैसा अभी चाहिए, वरना सबके सामने तेरी इज्जत का तमाशा बनाऊंगा। कुछ वक्त और दे दीजिए। मैंने अपनी बेटी के लिए जीवन भर पाई पाई करके जोड़ा है। बस ये खुशी उसे देना चाहता हूँ। गंगाराम बेचारा तो पहले से परेशान है, अब ये जमींदार उसे और दबा रहा है। अगर पैसा नहीं दिया तो मैं बारात को यहीं से लौटा दूंगा, सबके सामने तेरी इज्जत का तमाशा बनाऊंगा। गंगाराम जमींदार के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है। मोहर सिंह जी, दया कीजिए। मैंने अपनी बेटी को बचपन से अब तक कोई खुशी नहीं दी। बस ये शादी उसके सुख के लिए है। गंगाराम की इज्जत सरेआम नीलाम हो चुकी थी। दुख और अपमान से वह वहीं गिर पड़ा। लेकिन मोहर सिंह की आंखों में कोई दया नहीं है। वह गंगाराम को और अपमानित करता है। बारात नाराज होकर लौट जाती है। गंगाराम की मौत हो जाती है। वैदेही अपने पिता को सीने से लगाकर रोती है। पिताजी, आप मेरी वजह से परेशान थे। ये सब मेरी गलती है। अगले दिन गंगाराम की चिता जल रही है। गांव वाले उदासी में खड़े हैं। वैदेही पथराई आंखों से चिता की ओर देख रही है। तभी दूसरे गांव का बेरोजगार युवक राघव यह सब सुनकर वहां आता है। यहाँ क्या हुआ? ये मातम कैसा है? गंगाराम जैसे
गरीब को जमींदार ने बर्बाद कर दिया। उसकी बेटी की शादी का सपना भी अधूरा रह गया। राघव वैदेही को देखता है। वह चिता के पास बैठी रो रही है। वैदेही, ये दुनिया उन लोगों की नहीं है जो हार मान लेते हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ी थी। क्या तुम उनकी इच्छाओं को अधूरा छोड़ दोगी? मुझ में अब जीने की हिम्मत नहीं बची। मेरी वजह से ही पिताजी की मौत हुई है। तुम्हारे पिता का सपना था कि वह तुम्हें खुश देख सके। क्या तुम उनकी अंतिम इच्छा को भूल जाओगी? मेरी खुशियां तो पिताजी की चिता के साथ ही राख हो गई। अब मेरे पास जीने का कोई कारण नहीं बचा। तुम्हारे पिता तुम्हारे सपनों को पूरा होते देखना चाहते थे। मैं तुम्हारा सहारा बन सकता हूँ। गांव वाले चौंक कर राघव की ओर देखते हैं। राघव, अगर तुम इसे सहारा दे सकते हो तो इस बेचारी बच्ची को नई जिंदगी मिल सकती है। राघव वैदेही को शादी का प्रस्ताव देता है। मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे पिता के सपनों को पूरा करूंगा। जमींदार को अपने किए का पछतावा होगा। वैदेही की आंखों में हिम्मत की एक किरण जगती है। वह धीरे धीरे सहमति में सिर हिलाती है। शादी के कुछ दिन बाद राघव जमींदार मोहर सिंह के पास जाता है। जमींदार साहब, मैं आपकी जमीन ठेके पर लेना चाहता हूँ। मैं मेहनत करूँगा और फसल उगाकर आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। तू मेरा कर्ज चुकाएगा? वो तो एक नकारा लड़का है। चलो ठीक है, लेकिन मेरी भी कुछ शर्त है। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। अरे पहले सुन तो ले। फसल का ऊपरी हिस्सा मेरा होगा और नीचे का तेरा। राघव मुस्कुराता है और शर्त मान लेता है। कुछ महीनों बाद फसल तैयार होती है। राघव आलू की खेती करता है। हाँ भाई राघव, तुझे मेरी शर्त तो याद है ना? जी बिल्कुल याद है। मैं भला कैसे भूल सकता हूँ। तो फिर चल, मेरा हिस्सा निकाल। मुझे और भी बहुत से काम हैं। राघव सूखे पत्तों और आलू के ढेर की ओर इशारा करता है। मालिक, ये रहा आपका हिस्सा और ये मेरा। ये क्या है? मेरे हिस्से में तो कुछ भी नहीं। मालिक, ये तो आपकी शर्त थी। ऊपरी हिस्सा आपका और नीचे का मेरा। नीचे तो आलू है। जमींदार अपनी ही चाल में फंस चुका था। वह किसी आकर वहां से चला जाता है। ये राघव की पहली जीत थी। अगले साल राघव फिर से जमींदार की जमीन को ठेके पर लेता है।
इस बार जमींदार ने शर्त बदल दी। मालिक, राम राम। आओ राघव, अब क्या लेने आए हो? कुछ नहीं मालिक, बस इस बार भी आपका खेत ठेके पर चाहता हूँ। तू अपने आप को बहुत होशियार समझता है। अरे नहीं मालिक, मैं तो बस एक सीधा सादा किसान हूँ। किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। मैं सब समझता हूँ तेरी चालाकी। नहीं मालिक, कहाँ आप और कहाँ मैं? चलो ठीक है, लेकिन इस बार मेरी शर्त कुछ अलग होगी। देखता हूँ अब तेरी होशियारी को। मालिक, मैं तो बस एक मजदूर हूँ। आप जैसा चाहें, मुझे सब मंजूर है। तो ठीक है, इस बार फसल का निचला हिस्सा मेरा और ऊपर का तेरा होगा। ठीक है मालिक, आप जैसा चाहें। राघव इस बार मक्के की खेती करता है। फसल तैयार होती है और जमींदार बड़ा उत्साहित होकर वहां आता है। हाँ भाई राघव, कहाँ है मेरा हिस्सा? राघव एक बार फिर एक ढेर की ओर इशारा करता है जिसमें सिर्फ सूखी जड़ें ही होती हैं। दूसरी ओर मक्के का ढेर होता है। ये रहा मालिक, मैंने पहले ही आपका हिस्सा संभाल कर अलग कर दिया। राघव, तू तो जरूरत से ज्यादा होशियार होता जा रहा है। इस बार भी तूने मुझे बेवकूफ बनाया है। अरे नहीं मालिक, मैं तो बस आपकी शर्तों का ही पालन कर रहा हूँ। मैं भला आपके साथ चालाकी कर सकता हूँ? मोहर सिंह एक बार फिर परास्त होकर अपना सा मुंह लेकर वापस चला जाता है। फसल से अच्छी कमाई होने के बाद राघव एक बार फिर मोहर सिंह का कर्ज वापस करने वहां आता है, जिसे देखकर वह आग बबूला हो जाता है। अब कोई चालाकी नहीं राघव, तू मुझे 2 बार से मूर्ख बनाता आ रहा है। नहीं नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस आपका आखिरी कर्ज चुकाने आया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो ला दे और अपना रास्ता नाप। ये लीजिए मालिक। आप नाराज क्यों होते हो? मैंने तो बस आपकी शर्तों पर ही काम किया। तो चल, एक बार फिर तुझे आखिरी मौका देता हूँ। अब कोई होशियारी नहीं। मेहरबानी मालिक, आप जैसा कहें। तो ठीक है, इस बार फसल का ऊपरी व निचला हिस्सा मेरा होगा, बाकी तेरा। मंजूर हो तो बोल। मैं भला कैसे इनकार कर सकता हूँ? आप जो ठीक समझे। राघव कर्ज चुकाकर नई शर्तों पर फसल का ठेका लेकर वापस आता है। जमींदार इस बार की शर्त से बहुत खुश है। जमींदार साहब, अब की राघव की फसल बहुत अच्छी हुई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इस बार तो हमें ही फायदा होने वाला है। इस बार तो निश्चित ही राघव को नुकसान होगा। साहब, राघव फसल की कटाई भी कर रहा है। तो मुनीम जी, चलते हैं।
देखे उसने मेरा हिस्सा अलग किया या नहीं। दोनों लोग राघव के खेत में पहुंच जाते हैं। आइए मालिक, आइए। देखिए, मैंने आपका हिस्सा पहले ही अलग कर दिया है। राघव फिर एक ढेर की ओर इशारा करता है जिसमें गन्ने की जड़ें व ऊपर की पत्तियां ही होती हैं। ये क्या मजाक है? मेरे हिस्से में सिर्फ सूखी पत्तियां और जड़ें ही हैं। साहब, ये तो आपसे 2 कदम आगे की सोचता है। अरे नहीं नहीं मुनीम जी, मैं तो बस मालिक की शर्तों के मुताबिक ही काम करता हूँ। साहब, वैसे तो शर्त के मुताबिक राघव गलत नहीं है। आपने ही ऊपर और नीचे का हिस्सा मांगा था। तीसरे सबक के बाद जमींदार अपने घर में अकेला बैठा है। उसके मन में पछतावा है। मुनीम जी, मैंने लालच और अहंकार में न जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। साहब, छोटे मुंह बड़ी बात, लेकिन यह पछतावा आपके मन को शांत करेगा। गंगाराम जैसे इज्जतदार इंसान की मौत का जिम्मेदार भी मैं हूँ। साहब, जो बीत गया उसे एक बुरा स्वप्न समझकर भूल जाइए। राघव ने मुझे मेरी गलतियों का एहसास करवाया। अब समय आ गया है कि मैं खुद को बदलूं। अगले दिन मोहर सिंह गांव में आता है और सबके सामने राघव और वैदेही से माफी मांगता है। राघव बेटा, तुमने हमारी आंखें खोल दी, वरना तो मुझ पर अहंकार और लालच का पर्दा चढ़ा था। मालिक, पश्चाताप ही सच्चाई का पहला कदम है। मुझे इस बात की खुशी है। बिटिया वैदेही, मैं तेरा गुनाहगार हूँ। तू मुझे जो सजा देगी मुझे मंजूर है। काका, जो चला गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन आपने अब तक जो भी गांव वालों के साथ बुरा किया उसे सुधार लीजिए। मैं वादा करता हूँ कि मैंने जिसकी भी जमीन धन संपत्ति लालच में आकर हड़पी है वो सब वापस कर दूंगा। जमींदार साहब, इंसान अपने कर्मों से महान बनता है। आज आपने जो किया वह आपको एक सच्चा व्यक्ति बनाता है। मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर गलतियां की। अब से मैं गरीबों की मदद करूंगा। पश्चाताप ही पहला कदम है। अगर आप सच में बदले हैं तो गांव वालों के लिए न्याय करें। वैदेही की आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार वे खुशी के हैं। मोहर सिंह और राघव गले मिलते हैं। वैदेही अपने पिता की तस्वीर को देखकर मुस्कुराती है। पिताजी, आपका सपना आज पूरा हुआ। आपकी बेटी आज स्वाभिमान और सम्मान के साथ जी रही है। ये कहानी सिर्फ एक पिता के सपने की नहीं, बल्कि स्वाभिमान और साहस की जीत की है, जहां प्यार और दृढ़ता ने लालच और अन्याय को हराया।